हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और पिछले वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा था। अब वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अगर दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बीच का सेपरेशन R है तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा F इक्वल टू स्मॉल के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने इस चीज़ को पढ़ा था। आज हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे कि अगर ये पॉइंट चार्ज वैक्यूम में होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, और यही पॉइंट चार्ज किसी अदर मीडियम में होगा तो इस फोर्स का फार्मूला क्या होगा। तो आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो के होता है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पर। नंबर वन, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड सेकेंड मीडियम, यानी कि जो पॉइंट चार्ज हैं किस मीडियम में रखे गए हैं उस पे डिपेंड करता है स्मॉल के। तो यहाँ पे हम पहला केस लेंगे कि अगर ये दो पॉइंट चार्ज और ये जो हमने पॉइंट चार्ज लिया है वो स्टेशनरी है, यानी दोनों क्या है, रेस्ट में हैं। अगर ये दो पॉइंट चार्ज वैक्यूम में हैं, फॉर वैक्यूम, तो इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। यहाँ पे के की जगह पे हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। तो अगर भी पॉइंट चार्ज वैक्यूम में है तो उसके लिए जो के की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0। ठीक है, और अगर ये एसआई में अगर हम इसको हम मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9 × 10⁻9, जहाँ पे एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, ये क्या है, परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो यहां से इनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 × Q2 अपान R स्क्वायर। ये क्या है, फोर्स है एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, यानी जब दो पॉइंट चार्ज वैक्यूम में रखे होंगे तो उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दी स्पेस, सॉरी यहाँ पे परमिटिविटी होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसे हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। अब यही पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, फॉर मीडियम के लिए जो के होता है 1/4πε होता है, जहां पे एप्सिलॉन क्या होता है, जैसे कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसी प्रकार से एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहां से एफएम क्या आ जाएगा, एफएम इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, एफएम क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इन मीडियम, यानी जब पॉइंट चार्ज को हमने किसी मीडियम में रखा हुआ है तो उसके बीच लगने वाला फार्मूला एफएम होगा। ठीक है ना, इसे हम इक्वेशन 2 करते हैं। तो यहाँ पे आपको दो फार्मूले दिख रहे हैं, जब पॉइंट चार्ज वैक्यूम में है तो उसके लिए फार्मूला है, और जब पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखे गए हैं तो उसके लिए फार्मूला है। तो आप इन दोनों फार्मूलों को नोट कर दीजिए। चलिए, अब हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, F/Fm इक्वल टू, देखिए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहां से हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वल टू होता है कैपिटल के, जहां पे कैपिटल के जो होता है उसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसका एक और नाम होता है स्पेसिफिक
स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, ओके, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी कहिए चाहे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहिए, दोनों सेम है। तो इसके भी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। अलग अलग मीडियम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होती है। अब यहाँ से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जो मीडियम की परमिटिविटी होती है और वैक्यूम की परमिटिविटी, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे वैक्यूम ले लें तो वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 होती है, ग्लास के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 5 से लेकर 10 तक होती है, और वाटर के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो 80 होती है। यानी कि डिफरेंट मीडियम के लिए K की वैल्यू भी अलग अलग होती है। बट यहाँ पे हमें एक चीज और नोट करनी है कि K की वैल्यू जो होती है कभी 1 से छोटी नहीं होती है, ठीक है। K की वैल्यू जो होती है कभी 1 से छोटी नहीं होती है, ये हमेशा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। 1 से छोटा कभी नहीं होगा K का मान, ओके। K की जो वैल्यू होगी यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, लेकिन 1 से छोटी कभी नहीं होगी, ओके। चलिए अच्छा, अब अगर हम नॉन कंडक्टिव मीडियम की बात करें, नॉन कंडक्टिव मीडियम के लिए जो K की वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी होती है और इनफाइनाइट से छोटी होती है, यानी कि 1 और इनफाइनाइट के बीच में होती है। तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि कोई भी मीडियम हो उसके लिए K की वैल्यू कभी 1 से छोटी नहीं होगी, या तो 1 से बड़ी होगी या 1 हो सकती है, या 1 इनफाइनाइट मतलब कि 1 से बड़ी या 1 के बराबर, लेकिन 1 से छोटी कभी नहीं होगी। चलिए, ये तो हो गया हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। अब इस फार्मूले से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि K की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है या 1 के बराबर होती है, 1 से छोटी कभी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर K की वैल्यू, अगर यहाँ से हम F निकालें, ठीक है ना, चलिए हम यहाँ से क्या निकालते हैं, FM निकालते हैं। FM इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से बताइए, F/K, ठीक है ना। FM इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/K। अब यहाँ से देखिए K की वैल्यू 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, सो FM की जो वैल्यू होगी वो F से छोटी होगी, ठीक है। FM इज लेस देन F, यानी कि किसी मीडियम में अगर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है तो उसके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होगा एज कंपेयर टू वैक्यूम। यानी कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा पॉइंट चार्ज के बीच में कब लगेगा, जब पॉइंट चार्ज वैक्यूम होंगे, ठीक है। और अगर किसी दूसरे मीडियम में रखा गया वैक्यूम को छोड़ा के तो उसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, तो वैक्यूम में ज्यादा होता है F का मान, ओके। चलिए अच्छा, अब इस फार्मूले पर बेस्ड हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट चार्ज लिया है, Q1 एंड Q2, जो कि वैक्यूम में है, ओके। और इस Q1 Q2 की जो वैल्यू है, थोड़ी वैल्यू नहीं हम दे रहे हैं, डायरेक्ट फोर्स की वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है ना। और इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है 10⁻³ न्यूटन, ओके। हमने यहाँ पे 2 पॉइंट चार्ज लिया है, Q1 एंड Q2। अब देखिए, हमने यहाँ पे ना Q1 की वैल्यू दी है ना Q2 की वैल्यू दी है, और सेपरेशन भी नहीं दिया है, और अगर मैं इसकी वैल्यू दे भी दूँ तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू दी गई हमको। अब यही हमसे क्या पूछ रहा है कि अगर इस 2 पॉइंट चार्ज को हमने वाटर में रखा है, कहाँ पे रख दिया,
वाटर में, जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 80 है। तो वाटर में इन 2 पॉइंट चार्ज के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहां से देखिए किसी मीडियम में फोर्स क्या होगा, Fm इक्वल टू F/K। F की वैल्यू दी है 10⁻³ अपान K की वैल्यू क्या है 80। तो यहाँ से 1/80 क्या हो जाएगा 0.0125 इंटू 10⁻³ न्यूटन या 1.25 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ओके, तो अगर 2 पॉइंट चार्ज वैक्यूम में है और उनके बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो अगर यही फोर्स की वैल्यू अगर पॉइंट चार्ज के बीच में तब पूछे जब पॉइंट चार्ज किसी मीडियम में रखा हो। ओके, यानी कि अगर वैक्यूम में 2 पॉइंट चार्ज है और उनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू दी गई है, तो अगर उसी फोर्स के बारे में पूछे जब पॉइंट चार्ज किसी दूसरे मीडियम में रखे गए हैं, तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे Fm इक्वल टू F/K, और हमें उस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, तो अब हम इस फार्मूले को किसी दूसरे रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1/4πε। अभी हमने पढ़ा क्या कि K इक्वल टू क्या होता है, ε/ε0। ओके, तो यहाँ से हम एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, ε0 K लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो एप्सिलॉन की जगह पे हम क्या लिख देंगे, ε0 K। ओके, अब K इक्वल टू 1 रखोगे तो आपको वैक्यूम के लिए मिल जाएगा, यानी जैसा मीडियम हो उस हिसाब से आप K की वैल्यू रखते जाओगे, आपको इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया कूलम्ब्स लॉ। तो इसके कई फार्मूले हमको पता हो गए, क्या फार्मूला होता है जब पॉइंट चार्ज वैक्यूम में है या किसी दूसरे मीडियम में है, तो उसके क्या क्या फार्मूले होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि F प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 के, और F प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो सेपरेशन होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज के बीच के सेपरेशन को हम अगर 2 गुना कर दें, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो 4 गुना कम हो जाएगा। देखिए जब हमने डिस्टेंस क्या लिया है r, ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज के बीच अगर डिस्टेंस क्या है r है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा K इंटू Q1 Q2 अपान r²। ओके, अब हमने क्या किया, डिस्टेंस को 2 गुना कर दिया, ठीक है ना, यानी r' इक्वल टू 2r। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा F' इक्वल टू K Q1 इंटू Q2। अब r क्या हो गया, दुगुना कर दिया 2r का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा K Q1 Q2 अपान 4r²। तो यहाँ से देखिए K Q1 Q2 अपान r² क्या है, F है, इसका मतलब कि F' इक्वल टू क्या आ जाएगा F/4, यानी जो नया फोर्स है वो पुराने फोर्स का 4 गुना कम हो गया। ठीक है ना, तो अगर डिस्टेंस को हम 2 गुना करेंगे तो फोर्स जो होगा वो 4 गुना डिक्रीज करेगा, 4 गुना कम हो जाएगा। ओके, और इसका अपोजिट अगर डिस्टेंस को हम हाफ कर दें, ठीक है, तो फोर्स तो बढ़ेगा लेकिन कितना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, इसका अपोजिट है। तो ये हो गया हमारा इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब कुछ हम छोटे न्यूमेरिकल लगाते हैं। हमने यहाँ पे एक स्क्वायर लिया है, ठीक है ना, ABCD, और इसकी साइड जो है वो A है।
ओके, अब यहाँ पे देखिए हमने Q चार्ज रखा है, सभी कॉर्नर पे सेम चार्ज हैं। ओके, हमने एक स्क्वायर लिया है ABCD और इसके सभी कॉर्नर पर सेम चार्ज हैं। अब हमें अगर इसके सेंटर पर, हमने इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा है Q, ओके Q, तो अगर इस पे हमको नेट फोर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, पहली बात तो अगर पूछे सेंटर पर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, अगर उसके सेम सभी कॉर्नर पर सेम चार्ज हैं और सेंटर पे फोर्स पूछे, आप डायरेक्ट जीरो कर दीजिएगा। ओके, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ए पर है वो फोर्स लगाएगा इस पे, ठीक है। सिमिलरली सी कॉर्नर पे जो चार्ज है वो भी फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स क्या है? देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि दोनों क्या है? सेंटर से सेम डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली ये भी फोर्स क्या होगा? कैंसिल कर देगा। तो जो नेट फोर्स होगा वो जीरो होगा। तो अगर एक रेगुलर पॉलीगन है तो उसके कॉर्नर पे सेम चार्ज हैं तो सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि चार्ज सेम है। अगर यहाँ पे माइनस क्यू ले लेते हैं तो चार्ज जो नेट फोर्स जो होता है वो जीरो नहीं होता। तो सेम चार्ज है अगर रेगुलर पॉलीगन की कॉर्नर पर तो नेट फोर्स क्या होगा? सेंटर पे जीरो होगा। चलिए, तो सेंटर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो कॉर्नर पर तो थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम होगी। यहां पे देखिए, अगर हमें फोर्स निकालना हो कॉर्नर डी पर, ठीक है ना, जो डी पर चार्ज है उस पर अगर हमको फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो हमें कैसे इसे निकालना होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे Q जो होगा इस पे फोर्स लगाएगा, इसे हम कह देते हैं F1। ओके, उस प्रकार से एक कॉर्नर पे भी जो चार्ज है वो फोर्स लगाएगा इस पर F2। सिमिलरली बी भी फोर्स लगाएगा इस पर F3, ठीक है ना। यानी कि C फोर्स लगाया F1, A फोर्स लगाया F2 और B फोर्स लगाया F3। अब यहां पर आप देखिए F1 और F2, F1 F2 देखिए इनके बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री का। तो हमें इस D पर नेट फोर्स निकालना है। तो आप देखिए दो वेक्टर को देखिए, F1 F2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए दोनों क्या है? सेम, D से सेम डिस्टेंस पर है। ये भी A डिस्टेंस से है और ये भी A डिस्टेंस पर है। यानी कि F1 और F2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और वो क्या हो जाएगा? K Q स्क्वायर अपान A स्क्वायर, ठीक है। बट इनके बीच का जो एंगल है थीटा इक्वल टू 90 है। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, या छोड़िए अगर हम ऐसे निकालते हैं R इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा ना, मैग्नीट्यूड हम ऐसे निकालते हैं ना। अगर दो वेक्टर है A और B और उनके बीच थीटा एंगल है तो उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2B कॉस थीटा। तो यहाँ पे आप देखिए थीटा इक्वल टू 90 है तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ओके, अब देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो यहाँ से हम B को क्या मान लेंगे? A मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2A। ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों परपेंडिकुलर है यानी उनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2A, जहाँ पे A क्या है? किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो सिमिलरली आप देख रहे हैं F1 F2 को दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों परपेंडिकुलर हैं,
ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एफ डैश इक्वल टू √2 F1। अब यहाँ पे F1 कहिए चाहे F2 कहिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये हो जाएगा √2 के Q स्क्वायर अपान A², यानी कि F1 F2 का जो रिजल्टेंट होगा वो उसकी वैल्यू हो जाएगी √2 के Q स्क्वायर अपान A²। अच्छा, अब अगर हम इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा यही चीज़ कि मैग्नीट्यूड सेम है और परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उन दोनों वेक्टरों के बीच से होकर जाता है, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा F डैश वो इनके बीच में से होके जाएगा, यानी बाइसेक्ट करेगा इस एंगल को, ठीक है ना, इनके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी दोनों के बीच से होकर जाएगा। अब देखिए F डैश और F3 दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है, तो हम सीधा सीधा ऐड कर देंगे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल टू F डैश प्लस F3। ओके, तो यहाँ से हमें मिलेगा F डैश इक्वल टू क्या है, √2 के Q स्क्वायर अपान A²। अब आपको F3 निकालना है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, के Q स्क्वायर, डिस्टेंस क्या होगा, ये A है ये A है, तो ये क्या हो जाएगा √2A, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे ना, √A² प्लस A² √2A², और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, अगर हमको निकालना है ना BD² तो क्या हो जाएगा, A² प्लस A² इक्वल टू 2A², तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा √2A। ओके, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √2A, तो √2A का स्क्वायर करेंगे अगर आप, ठीक है ना भाई, जो डिस्टेंस क्या है √2A है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर करते हैं ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे A² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A²। तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, के Q स्क्वायर अपान A² कॉमन कर लें, के Q स्क्वायर अपान A² कॉमन कर लें, हमें मिलेगा √2 प्लस 1/2। ये हो गया नेट फोर्स ऑन कॉर्नर D, यानी जो D पे चार्ज है Q, उस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, के Q स्क्वायर अपान A² इंटू √2 प्लस 1/2। ओके, चलिए, अच्छा, तो अगर आपको वेक्टर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो पहले वो चीज़, हमारा जो सिलेबस है, टॉपिक है वेक्टर, आपको वो टॉपिक समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वेक्टर का यूज बहुत ज़्यादा होता है, जितने भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे उन सब में वेक्टर का यूज होता है, कैसे हम वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, ओके, ये सब हमें पता होना चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमको करना हो, चलिए वीडियो लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जितने भी न्यूमेरिकल बचे हैं सारे न्यूमेरिकल को हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो केवल उसमें हम कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चनों को करेंगे। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।